एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। ऑडियो एकदम क्लियर है और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की सबसे पहले डेट डाल देते हैं, 20 अगस्त 2024 ये आज की डेट है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का रक्षाबंधन का जो त्यौहार था फेस्टिवल, वो बहुत अच्छे से गया होगा। ठीक, चलिए, तो अब फाइनली है ना, छुट्टियों का जो टाइम था वो खत्म होता है और अब पढ़ाई की बातें करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमें सिलेबस भी अपना कंप्लीट करना है। तो जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि मैं लास्ट क्लास में कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना वाला टॉपिक आपको पढ़ा रहा था, और उसी टॉपिक में आगे जितना भी पार्ट बचा हुआ है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं अब। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का मैं समय लूंगा आप सभी लोगों का, और जो गाइडेंस मैं आप सभी लोगों को देता हूँ उस गाइडेंस को जल्दी से बता दूं। शुरू करते हैं। देखिए, मैं जितनी थ्योरी आपको करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा थ्योरी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बट इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, और उनमें भी पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। इसके लिए आपको क्या करना है, डेली किसी भी समय आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, और उसके कम्युनिटी वाले सेक्शन को चेक कर लिया कीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपको मिले उनके आंसर दीजिए, राइट आंसर हैंड टू हैंड पता चल जाएगा आपको, और आपको लगेगा कि हमारा कंप्यूटर का एक मॉक टेस्ट हो जाता है डेली बेसिस पर। फिर आप चले जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी क्लासेस हैं वो तो देखनी है, आगे जितनी भी आए उन्हें भी देखते जाइए। मैंने सबका सीरियल नंबर डाल रखा है प्रॉपर। और अगर आप इन सभी एमसीक्यूज के पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। अगर किसी को इन दोनों ऑफिशियल लिंक से जुड़ने में दिक्कत हो रही हो तो आप सीधे मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप जो भी आप चलाते हो उस पर सीधे मैसेज कर देना। नंबर मेरा इन दोनों का सेम ही है, 8448832987। अपने बैच का नाम लिख के मैसेज कर देना, आपके पास ऑटोमेटिकली मेरे ऑफिशियल लिंक आ जाएंगे। ठीक है जी, तो 1 मिनट का समय समाप्त होता है। तो अब शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। और जैसा कि है ना, लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है बेटा, देखो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हिंदी में कंप्यूटर की संरचना के नाम से ही बोला जाता है। ठीक, और लास्ट क्लास में मैं आप सभी लोगों को मदरबोर्ड के बारे में बता रहा था। ठीक है, वैसे कुछ इस तरीके से मैंने बताया था, एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, करा देता हूँ आप लोगों को। मैंने बोला था ना कि हमारे पास अगर कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर रखा हुआ है, यानी कि किसी टेबल पर परमानेंट रखे हुए कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो परमानेंट टेबल पर रखा हुआ कंप्यूटर है यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो ये जो साइड में खड़ा हुआ डब्बा है इसे क्या बोलते हैं, इसको सिस्टम यूनिट के नाम से बोला जाता है, या फिर इसको हम कैबिनेट के नाम से भी बोल सकते हैं, है ना। और इस कैबिनेट के अंदर है ना आपको 3 मेजर चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला है मदरबोर्ड, है ना, और इसी मदरबोर्ड को पीसीबी के नाम से भी बोला जाता है। फिर इसी के अंदर आपको मिलेगी हार्ड डिस्क, और इसी के अंदर आपको मिल जाएगी एसएमपीएस, या मिल जाएगा। ठीक, तो फाइनली ये जो सिस्टम यूनिट है यानी कि साइड में खड़ा हुआ डब्बा जिसको कैबिनेट या टावर के नाम से भी बोला जाता है, इसके अंदर मेजरली 3 चीजें हैं, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और एसएमपीएस। तो अब इन तीनों को एक एक करके हमें समझना होता है इस चैप्टर के अंदर। यानी सबसे पहले मदरबोर्ड के बारे में समझेंगे, फिर हार्ड डिस्क के बारे में, फिर एसएमपीएस के बारे में समझ लेंगे। ठीक है, तो यहां तक मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था। तो अब हेडिंग डालिए मदरबोर्ड। देखो, मदरबोर्ड कह दो या फिर आप इसे पीसीबी कह दो। पीसीबी की फुल फॉर्म होती है बेटा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, बट ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड एग्जैक्टली होता क्या है ये बात हमें जाननी है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, चाहे तो वो आपका टीवी का रिमोट कंट्रोल ही क्यों ना हो, या फिर आपके पास जो एसी का रिमोट कंट्रोल है वो हो, या फिर अगर आपके पास कोई भी है ना बच्चों का खिलौना हो, ठीक है, या आपके घर में ना कोई भी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो, या आपके घर में लगी हुई एक एलईडी टीवी हो, या आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कोई भी हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होने चाहिए जो आज के समय हमें हमारे घर में ढेर सारे देखने को मिलते हैं। इन सभी के अंदर आप नोटिस करेंगे कि ग्रीन कलर की प्लेट मिलती है हमको, और उस ग्रीन कलर की प्लेट को पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अब बात यह है कि हमारे पास जैसे अगर टीवी का रिमोट कंट्रोल है, इसको अगर हम खोल के देखें तो इसके अंदर भी एक ग्रीन कलर की प्लेट निकलेगी, तो उसे पीसीबी कहते हैं। तो क्या पीसीबी कह दो या मदरबोर्ड कह दो, दोनों एक ही बातें हैं? तो सबसे पहले तो इसी बात पर चर्चा कर लेते हैं कि मदरबोर्ड और पीसी इन दोनों में डिफरेंस होता है या नहीं। तो सुनिए जरा, अगर है ना आप किसी भी ग्रीन कलर की प्लेट, ठीक है जी, एक ग्रीन कलर की प्लेट जिसको जो आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर मिल रही है, और उस ग्रीन कलर की प्लेट के ऊपर आपको 3 चीजें मिल जाएं, सीपीयू, रैम और रोम। सीपीयू, रैम, रोम। जब भी हम कंप्यूटर पढ़ना शुरू करते हैं तो सीपीयू, रैम, रोम, ये 3 नाम तो अक्सर हमारे दिमाग में आ ही जाते हैं, है ना, और इन्हीं के बारे में सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलता है, सीपीयू, रैम, रोम। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर
अगर ग्रीन कलर की प्लेट लगी हुई है और उस पर सीपीयू रैम रोम तीनों लगे हुए हैं, तब आप उसे मदरबोर्ड के नाम से बोलेंगे। ठीक है, बट क्या आप इसे पीसीबी भी कह सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ। आप उसे पीसीबी कहना चाहते हैं तो पीसीबी कह दीजिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तो वो है ही, बट मदरबोर्ड के नाम से भी उसे आप बोल सकते हैं। बट अगर आपके सामने कोई ग्रीन कलर की प्लेट है और इस पर केवल और केवल रोम लगा हुआ है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, तब आप केवल इसको पीसीबी कहेंगे, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वो मदरबोर्ड नहीं कहलाता। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मेरे पास टीवी का रिमोट कंट्रोल है या एसी का रिमोट कंट्रोल है, टीवी का रिमोट कंट्रोल या फिर एसी का रिमोट कंट्रोल, ठीक है, या हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, होम इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इन सभी के अंदर जो भी ग्रीन कलर की प्लेट आपको देखने को मिलती है उसको पीसीबी कहते हैं, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ही कहा जाता है। बट हमारे घर में ना, हमारे पास हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर की जगह लिख दीजिए डेस्कटॉप कंप्यूटर। अगर हमारे घर में कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ठीक है भाई, उसके अंदर भी एक पीसीबी लगी हुई आपको दिखाई देगी, ग्रीन कलर की प्लेट, बट उसे मदरबोर्ड भी कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर सीपीयू रैम रोम तीनों चीज लगी होंगी। अगर मेरे घर में कोई लैपटॉप है या कोई नोटबुक है, ठीक है जी, या मेरे घर में कोई स्मार्टफोन है, या मेरे घर में कोई टैबलेट है जिसको टैब भी कहा जाता है, ठीक है जी, या हमारे घर में कोई स्मार्ट टीवी लगी हुई है, ये सब आइटम्स के अंदर है ना, या इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी ग्रीन कलर की प्लेटें हमें दिखाई देती हैं, वो सारी की सारी मदरबोर्ड के नाम से जानी जाती हैं। समझ में आ रहा है? अगर आपके घर में कोई स्मार्ट टीवी है जिसमें ओटीटी एप्लीकेशन चल जाती हो, जिसमें अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह चल जाते हो, या फिर जिसमें एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी चल जाती हो, तो वो स्मार्ट टीवी होती है, और उस स्मार्ट टीवी के अंदर सीपीयू रैम रोम सब लगे होते हैं। ठीक है जी, तो ये सब एग्जांपल है ना, इनके अंदर मदरबोर्ड या पीसीबी दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं। जनरली मदरबोर्ड शब्द का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, बट जितने भी हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं उनको मदरबोर्ड नहीं कहते, उनको केवल पीसीबी के नाम से बोल दिया जाता है। बताइए, ये बात समझ में आ गई या नहीं? तो अगर एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन बनाया जाए, रीजनिंग में जैसे क्वेश्चन होता है ना, सारे कुत्ते बिल्ली हैं और सारे बिल्ली कुत्ते हैं, इस तरीके का एक क्वेश्चन बनाया जाए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं ऑल मदरबोर्ड यानी जितने भी मदरबोर्ड हैं, क्या उन सभी को पीसीबी कहा जा सकता है? और अगर मैं बोलूं सारे पीसीबीज यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स को मदरबोर्ड कहा जा सकता है, इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत है? इसमें फर्स्ट वाला सही है या गलत है, या फिर सेकंड वाला सही है या गलत है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं एक बच्चे का कमेंट लेता हूं। एक बच्चे ने पूछा था नोटबुक में कैसे, नोटबुक लैपटॉप ही तो होता है। अगर आप किसी भी कंपनी का नोटबुक नाम का कंप्यूटर खरीदने जाओगे आज की डेट में, तो वो लैपटॉप ही तो होता है, और लैपटॉप होगा तो सीपीयू रैम रोम उसमें तीनों चीजें होंगी। ठीक है, जब तक आप इनका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज वाली बात बताता हूँ, सुनना जरा ध्यान से। देखो, इसको कहीं साइड में नोट करके लिख लीजिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि सीपीयू क्या चीज है, रैम क्या चीज होती है, और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, तो आप एक कॉमन आंसर दे सकते हैं इनके लिए कि ये सब आईसी चिप होती हैं। ये क्या होती हैं? इनको इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के नाम से बोला जाता है कंप्यूटर में। हिंदी में इनको समायोजन परिपथ चिप के नाम से बोलते हैं, समायोजन परिपथ चिप। समझ में आ गया? यानी मैं आपको ऐसे ही रफली बता देता हूं कि सीपीयू हमारे कंप्यूटर के अंदर है ना, इतना बड़ा एक चिप होता है, बिल्कुल चौकोर सा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जितना बड़ा मैं हाथ से बता रहा हूं आपको, इतना ही बड़ा ही होता है लगभग। ठीक, रैम है ना, प्लेट होती है, लगभग इतनी बड़ी प्लेट होगी कंप्यूटर के अंदर, और उस प्लेट के ऊपर काले रंग की आईसी चिप चिपकी होती है, और रोम एक सिंगल आईसी चिप होती है। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके भी दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बट नॉलेज के लिए दिमाग में ये बात रखिएगा कि अगर कोई पूछता है कि सीपीयू रैम रोम ये है क्या, किस रूप में होते हैं, तो आप सिंपल आंसर कह सकते हैं कि ये सब आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। समझ में आ रहे हैं? तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं ना, उनके अंदर एक ही आईसी चिप होती है, लगभग एक हो सकती है, दो हो सकती हैं, जिनको जनरली रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। बट जो कंप्यूटर वाले सिस्टम होते हैं ये सारे के सारे, इनमें जो आईसी चिप लगी हुई हैं वो अलग अलग आईसी चिप हैं, जैसे सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम लगी होगी यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम लगी होगी यानी रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बच्चों ने लिखा है फर्स्ट सही है और दूसरा गलत है। देखो, ऑल मदरबोर्ड, क्या सभी मदरबोर्ड को पीसीबी कहा जा सकता है? तो आंसर है यस, बिल्कुल कह सकते हैं भाई, क्योंकि सबसे पहले तो पीसीबी होता है शब्द, वो बाद में डिपेंड करता है कि मदरबोर्ड होगा या नहीं। बट क्या सारे के सारे पीसीबी को मदरबोर्ड कहा जा सकता है? तो आंसर है नो, सारे पीसीबी को हम मदरबोर्ड के नाम से नहीं बोल सकते। ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे पास कोई लैपटॉप है, कोई नोटबुक है, कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है, कोई स्मार्टफोन है, कोई स्मार्ट टीवी है, इन सभी में ये तीनों चीजें तो होंगी ही होंगी। ठीक, इसलिए इनको मदरबोर्ड के नाम से बोल दिया जाता है। चलो आगे देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, आपको पहले दिखा देता हूं ये चीजें कैसी दिखाई देती हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए अगर किसी ने इनको नहीं देखा है तो बेटा अभी आपको ना मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन शेयरिंग दिखाई देगा, जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें दिखा देता हूं। देखो, मैं आपको ना अभी अपने कंप्यूटर का स्क्रीन शेयरिंग दिखा रहा हूं, और ये मेरे कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, यानी कि फर्स्ट विजिबल स्क्रीन जो सबसे पहले मुझे दिखाई देती है कंप्यूटर ऑन करते ही, इसको डेस्कटॉप कहते हैं। और मेरे कंप्यूटर में विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम
डला हुआ है। ठीक है, अब मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बाई डिफ़ॉल्ट यानी स्वतः ही वेब ब्राउज़र है, इसको ओपन करने जा रहा हूँ। इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है। ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी एक पेपर हुआ था स्टेट गवर्नमेंट का, वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वेब ब्राउज़र का नाम क्या है, तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक, अब हम यहाँ पर गूगल सर्च इंजन पर इन सभी को एक बार देख लेते हैं। देखो, जब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं ना, तो वो ये होता है। ठीक है, ये सीपीयू आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये एक आईसी चिप होती है जो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगी होती है। देखो, एक व्यक्ति का हाथ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो सीपीयू को जो लगाने वाली जगह जहाँ पर लगाया जाता है ना, उसे सीपीयू सॉकेट के नाम से बोलते हैं, तो यहाँ लगाई जाती है सीपीयू नाम की चिप। एक व्यक्ति ने देखो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और इस पर लिखा इंटेल। ठीक है, और यहाँ लिखा व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। ये मैं अभी बताऊंगा आपको आगे चल के कि सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है जी, ये होता है आपका सीपीयू जो आपको अभी दिखाई दे रहा है। अब इसका रैम देख लीजिए, रैम कैसे दिखती है कंप्यूटर में। देखो, रैम है ना कुछ इस तरीके की दिखाई देगी आपको, यानी एक ग्रीन कलर की प्लेट और उसके ऊपर ब्लैक कलर की आईसी चिप। ठीक है, ये कई सारी आईसी चिप लगी रहती हैं इस पूरी ग्रीन कलर की प्लेट पर, और ये हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होती है। जैसे कि ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, एक व्यक्ति है ना अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके ये जो जगह व्हाइट व्हाइट कलर की आपको दिख रही है, इसको मेमोरी स्लॉट कहते हैं, और इसी मेमोरी स्लॉट पर रैम को लगा रहा है। ठीक है, ये होती है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब मैं आपको रोम दिखा देता हूँ एक बार। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी सिंगल आईसी चिप के रूप में होती है, जैसे ये दिखाई दे रही है आपको। ये सब रीड ओनली मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। इस फोटोग्राफ से आप आइडिया लगा सकते हैं देखकर कि रैंडम एक्सेस मेमोरी ये पूरी प्लेट को कहा जाता है जिसमें कई सारी आईसी चिप होंगी, और ये रीड ओनली मेमोरी है। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये आईसी चिप का कॉन्सेप्ट क्या है, आईसी चिप क्या होती है, तो आप चिंता मत कीजिए, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। जब मदरबोर्ड शुरू होगा तो हम आगे चल के आईसी चिप के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल देख लीजिए कि दिखते कैसे हैं। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मदरबोर्ड का डायग्राम। देखो, हमारे कंप्यूटर के अंदर है ना एक ऐसी ग्रीन कलर की बड़ी सी प्लेट दिखाई देगी हमें, जिसे मदरबोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इसी मदरबोर्ड नाम की प्लेट के ऊपर है ना हमें ढेर सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे हुए दिखाई देते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये आप ग्रीन कलर की बता रहे थे और यहाँ पर ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, और एक और फोटोग्राफ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, यहाँ पर ब्लू कलर की दिख रही है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो जितने भी पीसीबी या मदरबोर्ड होते हैं, इन सभी का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, यानी हरे रंग की प्लेटें होती हैं ये। बट अब मार्केट में ना आपको ब्लू यानी नीले रंग की और ब्लैक यानी कि काले रंग के मदरबोर्ड भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी आज के समय पर मदरबोर्ड 3 कलर में आपको देखने को मिलेंगे, ग्रीन में और ब्लू में और ब्लैक में। ठीक है जी, बाकी जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं आज भी, उनके अंदर जो पीसीबी लगी हुई है वो ग्रीन कलर की प्लेट होगी, यानी कि हरे रंग की। जैसे कि टीवी या एसी के रिमोट कंट्रोल को अगर आप खोल के देखेंगे तो उसमें ग्रीन कलर की ही आपको पीसीबी देखने को मिलेगी। समझ में आ गया सभी को? तो मैं आपके सामने आ जाता हूं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। देखो, अब एक बच्चे ने, जैसे मैं कमेंट सेक्शन में देख पा रहा हूँ, एक बच्चे ने पूछा सर इसका कलर ग्रीन ही क्यों होता है। चलिए ये भी बताता हूँ। देखो, आप अभी है ना इस क्लास को खत्म करने के बाद अपने टीवी का या एसी का रिमोट कंट्रोल को खोल के देखना, तो इसके अंदर ग्रीन कलर की ही आपको प्लेट निकलते हुए दिखाई देगी, या इसके अंदर ग्रीन कलर की प्लेट निकलेगी जिसको पीसीबी कहते हैं। तो कोई स्पेसिफिक रीजन है इसका, कोई कारण है हरे रंग के होने का? तो जनरली 2 कारण इसके पीछे हमें देखने व सुनने को मिलते हैं। पहला कारण तो यह है कि जब आप नोटिस करेंगे कि इस पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इस प्लेट पर आप नोटिस करेंगे कि आपको टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जाते हुए इधर से उधर दिखाई देंगी। वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बेसिकली कॉपर की लाइनें होती हैं। कॉपर समझ गया ना, बिजली के तारों में भी कॉपर का ही अंदर वायर होता है, कॉपर वायर जैसे बोलते हैं। तो ये जो है ना लाइनें टेढ़ी मेढ़ी आपको दिखाई देती हैं, बेसिकली कॉपर की होती हैं। और ये कॉपर की लाइनें हमें प्रॉपर तरीके से दिखाई दें तो इसके पीछे ग्रीन कलर का होना जरूरी है। ये वैसे समझ लो जैसे मैं ना इस व्हाइट कलर के बोर्ड को बैकग्राउंड में रखने के बाद ही तो ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, तभी तो आपको ये दिखाई देगा, है ना भाई। देखो, अगर मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से लिखूं, रेड कलर से लिखूं, तो आपको उतना क्लियर दिखाई नहीं देगा जितना यहाँ पर ब्लैक कलर से लिख रहा हूं मैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर आपको ब्लैक कलर से बिल्कुल साफ साफ किसी चीज को लिखकर दिखाना है तो पीछे बैकग्राउंड व्हाइट ही होना चाहिए। तो उसी तरीके से समझ लीजिए जो कॉपर की लाइन है ना, इनको प्रॉपर देखने के लिए बैकग्राउंड कलर को ग्रीन रखा गया। दूसरी बात है, दूसरा जो रीजन हमें देखने को मिलता है वो ये है हमारी आईज। हाँ, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ राहुल चौधरी ने भी एकदम सही आंसर दिया है, आंखों का भी एक रीजन है। एक्चुअली हम और आप लोग तो है ना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को यूं ही इस्तेमाल कर लेते हैं जैसे हमें करना है, बट इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर जो प्लेट है यानी पीसीबी, इसे कोई बनाता भी तो होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो वो तो पूरे दिन सारे दिन उनकी आंखों के सामने यही एक ही चीज रहती होगी। अगर मान लो वो पीसीबी बना रहे हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो उनकी आंखों के सामने तो वो हमेशा पूरे दिन यही रहती होगी, और फिर डेली उनके सामने यही मतलब कलर, पर्टिकुलर कलर रहेगा, तो उनकी आंखों को कोई प्रभाव ना पड़े। अंग्रेजी में एक शब्द होता है एर्गोनॉमिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स नहीं होता अर्थशास्त्र, ऐसी एक शब्द बनाया गया एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स शब्द का बेसिकली मतलब होता है कि उन चीजों पर ध्यान दिया जाए जो कंप्यूटर से या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हो और इंसानी शरीर पर दुष्प्रभाव न डालें। ये शब्द है वो एर्गोनॉमिक्स। ये बेसिकली एक स्टडी है, यानी कि एक पढ़ाई है, स्टडी है, जिसमें यह पढ़ाया जाता है या बताया जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से या किसी कंप्यूटर से इंसानी शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, या क्या क्या चीजों उन दुष्प्रभाव से कैसे हम बच सकें। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ लो कि अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन को बहुत देर से देख रहे हैं
तो इसमें से भी ब्लू कलर की रेज यानी कि नीली तरंगें निकलती हैं जो हमारी आंखों के कॉर्निया को इफेक्ट कर सकती है, प्रभाव डाल सकती है। इसलिए आजकल सुना होगा कि कंप्यूटर के ग्लासेस भी आते हैं, चश्मे, और उन्हें अगर बहुत लंबे समय तक अगर कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं आप तो उन चश्मों को पहनकर काम कीजिए, ऐसा बोला जाता है ना। तो ये चीजें सब है ना एर्गोनॉमिक्स के अंदर बताई जाती है। तो वैसे समझ लो कि जो लोग है ना पूरे दिन भर है ना इन्हीं पीसीबी पर काम करते रहते हैं तो उनके सामने एक कलर हमेशा रहेगा, एक पर्टिकुलर कलर डेली, और उस कलर की वजह से उनकी आंखों में कोई प्रभाव ना पड़े, इस वजह से वो ग्रीन कलर को चूज किया गया। अब आप बोलेंगे सर ग्रीन ही क्यों? तो बेटा देखो ग्रीन में ना कई सारे वेरिएंट होते हैं, कोई डार्क ग्रीन भी हो सकता है, लाइट ग्रीन भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद फाइनली ग्रीन कलर की यही इंटेंसिटी वाली जो ग्रीन कलर है यही चूज किया गया, और नोटिस किया गया कि इसको अगर आप देखते रहेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर तो आपकी आंखों पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा कलर की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है ना हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखेंगे। वरना आज के समय में मैं आपको बता दूं कि पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तीनों कलर में आ रहे हैं, ग्रीन भी है और ब्लैक भी है और ब्लू भी है। ठीक है जी, देखो जी, अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारे कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट कौन है, केवल इतना ही शब्द लिखा हुआ आ रहा है मेन कंपोनेंट, जैसे हिंदी में कहा जाएगा मुख्य घटक, तो बेटा इसका सही आंसर मदरबोर्ड। बट क्यों? क्योंकि सीपीयू रैम रोम जो कंप्यूटर की जान है वो तो इसी के ऊपर ही लगे हुए हैं, मदरबोर्ड पे ही होते हैं। इसलिए मदरबोर्ड को हमारे कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट या मुख्य घटक के नाम से बोला जाता है। यानी कि मैं ये डायग्राम यहाँ पर फिर से बना दूं कि अगर ये हमारे कंप्यूटर का मदरबोर्ड है तो हमारे पूरे कंप्यूटर की जान, जीवन, लाइफ किसको कहा जाता है? सीपीयू रैम रोम, इन तीनों को ही कहा जाता है। और ये तीनों ही कहाँ लगे हुए हैं? मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए हैं, इसलिए हमारे कंप्यूटर का मुख्य घटक मदरबोर्ड को बोल देते हैं। बट इस मुख्य घटक के ऊपर है क्या क्या चीज? सीपीयू रैम रोम ही है या कुछ और भी हो सकता है? तो ढेर सारी चीजें होती हैं, ढेर सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैं अभी आपको एक फोटोग्राफ दिखाने जा रहा हूं जिसको पूरा स्क्रीन पर बड़ा करके आप देखिए और एक बार सभी के नाम जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? फिर एक एक करके उनको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है जी, देखो अभी आपको है ना मदरबोर्ड का डायग्राम दिख रहा होगा, और इस मदरबोर्ड के डायग्राम को मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, आराम से देखिए। 1 मिनट का समय लीजिए और सभी नाम को ना अच्छे से पढ़ लो। देखो सबसे पहले है ना यहाँ पर लिखा हुआ नॉर्थ ब्रिज विद हीट सिंक, ये है कुछ पत्तियां पत्तियां सी जो आपको दिखाई दे रही हैं। फिर इसके नीचे लिखा हुआ आईडी कनेक्टर मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर देखो यहाँ 2 कनेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है? इनका मीनिंग क्या अभी समझाऊंगा। आगे देखो डी रैम मेमोरी स्लॉट, ये देखो यहाँ पर ब्लू कलर के स्लॉट जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर लिखा है 20 पिन ATX पावर कनेक्टर, ये व्हाइट कलर का कोई कनेक्टर दिख रहा है। फिर लिखा सीपीयू फैन एंड हीटसिंक माउंटिंग पॉइंट, तो यहाँ इस एरिया में सीपीयू फैन लगा होता है और हीटसिंक माउंटिंग पॉइंट लगा होता है। सीपीयू सॉकेट, यानी ये जो आपको व्हाइट कलर की जगह दिखाई दे रही है इसको सीपीयू सॉकेट के नाम से बोलते हैं। फिर यहाँ लिखा है कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स, ठीक है? तो यहाँ ढेर सारे कनेक्टर्स लगे हुए हैं अलग अलग डिवाइसेस के लिए। फिर यहाँ लिखा हुआ सीमॉस बैकअप बैटरी, यहाँ पे कोई सेल जैसी डिवाइस लगी हुई है, इसे सीमॉस बैकअप बैटरी कहते हैं। फिर लिखा पीसीआई स्लॉट, ये व्हाइट कलर की पट्टियां पट्टियां जो दिख रही हैं आपको 5, ये पीसीआई स्लॉट कहलाती हैं। फिर साउथ ब्रिज, यहाँ पर एक हार्डवेयर डिवाइस लगी हुई है जिसको साउथ ब्रिज के नाम से बोलते हैं। और फिर है एजीपी स्लॉट, ठीक है? और ये जो आपको ब्लैक कलर का एक डिवाइस दिखाई दे रहा है इसको एजीपी स्लॉट के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो मोटे मोटे तौर पर है ना ये सारी चीजें हमें दिखाई देगी मदरबोर्ड के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन सभी पॉइंट पर कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। जैसे कि रिसेंटली अभी एक पेपर में सीमॉस बैकअप बैटरी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो अभी काम करते हैं, सारे नाम आपने अच्छे से देख लिए होंगे, इस डायग्राम को कर देना थोड़ा छोटा, मेरे हिसाब से इतना काफी है। तो मैं जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं इन सभी के बारे में आपको समझाता जाऊंगा, आप समझते जाइए और कोई डाउट है तो पूछते जाइए। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं वैसे। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी रिपीट होता है कि हमारे कंप्यूटर का मुख्य घटक यानी कि मेन कंपोनेंट कौन है, तो आंसर होगा मदरबोर्ड। ठीक, अब इसके बाद है ना ये लिख लीजिए यहाँ पर मदरबोर्ड कंपोनेंट्स, हेडिंग डालिए मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स, मदरबोर्ड, ठीक है जी, यानी कि घटक। हिंदी पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो, मदरबोर्ड के घटक, मदरबोर्ड के घटक। ठीक है साहब, तो देखिए यहाँ जितने भी नाम लिखे हुए हैं सभी के बारे में एक एक करके मैं चर्चा करूंगा, सभी के बारे में एक एक करके बताऊंगा और आप आराम से कोई डाउट हो तो पूछते जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई मदरबोर्ड कंपोनेंट्स में ना सबसे पहले हमारे सामने एक शब्द लिखा हुआ आ रहा है और वो है नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज, देखो अगर हिंदी में भी लिखना है तो आप इसे नॉर्थ ब्रिज ही लिखेंगे क्योंकि इसका कोई हिंदी ट्रांसलेशन या हिंदी अनुवाद नहीं होता। जैसे नॉर्थ का हिंदी में मतलब होता है उत्तर और ब्रिज का मतलब होता है पुल, तो हम इसे कभी भी नॉर्थ पुल या उत्तरी पुल ऐसा नहीं लिख सकते, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। बट इस नॉर्थ ब्रिज का बेसिकली मीनिंग क्या है ये समझिए। देखो हमारा ये जो पूरा मदरबोर्ड है ना इसको बेसिकली 2 हिस्सों में देखा जा रहा होता है, या फिर ऐसे कह दीजिए कि इसको 2 हिस्सों में बांट कर कंसीडर कर रहे होते हैं। एक हिस्सा कहला रहा होता है नॉर्थ ब्रिज साइड वाला और एक हिस्सा कहला रहा होता है साउथ ब्रिज साइड वाला। अब इस नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर साइड है जहां सीपीयू लगा हुआ है, वो है नीचे वाला साइड, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे नीचे लिखा ना सीपीयू फैन और हीटसिंक माउंटिंग पॉइंट, ये बेसिकली सीपीयू की साइड वाले भाग को कहते हैं। यहाँ और भी चीजें लगी हैं बट यहाँ इस वाले भाग में या इस वाले पार्ट में सीपीयू लगा हुआ है तो इसे सीपीयू की साइड वाला भाग या सीपीयू साइड भी बोल देते हैं। तो यही साइड है ना बेसिकली नॉर्थ ब्रिज से कनेक्टेड होती है। फिर इससे ऊपर चले जाएं,
नॉर्थ ब्रिज से ऊपर वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, पार्ट दिख रहा है, वहां बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कनेक्शंस होते हैं। जैसे आपको ये बात पता होगी कि अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जैसे कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, मॉनिटर प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो ये जो है ना हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर ऊपर वाले हिस्से से कनेक्टेड रहती हैं, जो मैंने अभी दिखाया था साउथ ब्रिज का एक पार्ट दिखाया था, उससे कनेक्टेड है। तो जनरली ऐसे बोल दिया जाता है कि हमारे कंप्यूटर का मदरबोर्ड दो पार्ट में कंसीडर किया जा रहा है, एक नॉर्थ ब्रिज और एक साउथ ब्रिज। समझ में आ गया? तो बस यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए कि नॉर्थ ब्रिज को होस्ट ब्रिज के नाम से भी बोला जाता है। यानी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से किसको होस्ट ब्रिज भी कहते हैं, तो आंसर होगा नॉर्थ ब्रिज को ही होस्ट ब्रिज के नाम से भी बोल देते हैं। दूसरा पॉइंट कि सीपीयू की साइड वाली भाग को, सीपीयू की साइड वाले भाग को क्या कहा जाता है? इसी को नॉर्थ ब्रिज के नाम से बोल देते हैं। बट अगर आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ ब्रिज के बराबर में ब्रैकेट में लिखा हुआ विद हीट सिंक, इसका क्या मीनिंग है? तो देखो आप इस शब्द को लिख लो पहले, हीट सिंक। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है। हीट सिंक बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है हीट को कम करने के लिए। आप बोलेंगे सर हमारे कंप्यूटर में हीट का कोई कॉन्सेप्ट है क्या? देखो आपको पता ही है कि हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, यानी बिजली की, बिजली से ही तो चलता है कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर में जितनी भी चीजें लगी हुई हैं उनको जैसी बिजली पावर सप्लाई मिलती है वो गर्म होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हीट कह सकते हैं, आप ऊष्मा कह सकते हैं। और अगर इस हीट को कंट्रोल नहीं किया गया तो फाइनली वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स खराब हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। इसलिए आपने सुना होगा, अगर कभी हिस्ट्री जनरेशन के बारे में पढ़ा है आपने, तो आपने पढ़ा व सुना होगा कि पहले पुराने समय में जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो जिस रूम में चलेंगे, जहां पर चलाए जाएंगे, वहां पर एसी होना जरूरी है। अगर वहां एसी नहीं है, कमरा ठंडा नहीं है, तो वो कंप्यूटर जल्दी जल्दी खराब हो जाते थे। तो कोई तो लॉजिक होगा एसी लगाने का, ठंडा रखने का। तो आंसर है इन हार्डवेयर कंपोनेंट से जो गर्मी पैदा होती है उसको कम से कम किया जाए। टेक्नोलॉजी इतनी मतलब दुरुस्त, इतनी तब भी इतनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं थी कि ना बिना एसी के काम चल जाता। जैसे कि ये चीज़ मेरे साथ खुद भी हुई है। जब मैं 4th क्लास में था अपनी, तो 4th क्लास में मुझे याद है सबसे पहली बार कंप्यूटर पे काम, मतलब नाम ही लिखा था मैंने, अपना नाम यतेंद्र लिखा था कीबोर्ड से, बट वो 4th क्लास की बात है। और उस समय मुझे अभी भी आज भी याद है कि हमारे जो कंप्यूटर वाले टीचर थे उन्होंने ना अपने जो वहाँ का एक असिस्टेंट था उससे ये बात बोली थी कि जाओ पहले सारे एसी ऑन कर दो वहाँ पर। ठीक है, वो तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें करवाते थे, जैसे जिस रूम में कंप्यूटर रखे हुए थे वहाँ चप्पल जूते पहन के नहीं जाना था। अब हो सकता है सफाई की वजह से या फिर जो भी उनके मन में हो, तो उस वजह से वो सारे बच्चों के चप्पल जूते भी, मतलब शूज़ जो होते थे स्कूल में पहन के जाते थे, वो उतरवा देते थे कि कंप्यूटर लैब में कोई जाएगा तो नंगे पैर जाएगा या सॉक्स पहन के चले जाओ। आज के समय तो ऐसी कोई बात पता चलती नहीं है हमें कि ना हम कोई कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर चप्पल जूते नहीं होने चाहिए या धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। हाँ मैं ये मानता हूँ धूल मिट्टी की वजह से इफेक्ट पड़ता है, कोई भी है ना हार्डवेयर डिवाइस है, वहाँ धूल मिट्टी अगर जमा होती रहेगी तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ थोड़ा ज़्यादा करते हैं इस चीज़ को। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हमारे घर में एसी का भी है। आपको पता ही होगा एसी को ना हर हफ्ते या 10-15 दिन में एक बार उसके फिल्टर साफ करने चाहिए, वरना प्रॉपर कूलिंग नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे घर की जो गंदगी है, डस्ट पार्टिकल है, वो एसी के फिल्टर से जाकर चिपक जाते होंगे। तो इस वजह से भी समझ लो कि वो शायद उस समय ये सोचते होंगे कि कमरे के अंदर गंदगी ना हो जाए, धूल मिट्टी ज़्यादा ना जाए, इस वजह से वो सफाई का ज़्यादा ध्यान रखते होंगे। ठीक है, सफाई उस समय ज़्यादा मैटर नहीं करती थी, शायद वो अपने लेवल पर करवाते होंगे। मैटर करता था कंप्यूटर को ठंडा रखना। ठीक है जी, तो फाइनली क्या था, वहाँ पहले कमरे को ठंडा करो तब जाके कंप्यूटर ऑन होंगे और फिर कंप्यूटर चलाए जाएंगे। बट आज के समय ना वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। अगर मैं अपने पास कोई स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, इनको कहीं भी लेके घूम रहा होता हूँ जहाँ एसी नहीं है, तब भी ये प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, और कोई तो ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए होंगे हम लोग या हमने डेवलप की होगी जिससे इन डिवाइसेस को अब एसी यानी एयर कंडीशनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आंसर है हीट सिंक टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली हीट सिंक टेक्नोलॉजी में किया जाता है, यानी कि इस तकनीक में क्या करते हैं ऐसा कि हमें अब एसी की नीड नहीं होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, मैं बताता हूँ, सुनिए। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हमें हीट कम करनी है ना, तो हम या तो फिर वातावरण को ठंडा रखें तो वो आपस में बैलेंस हो जाता है, या फिर है ना हम कुछ ऐसा करें कि हीट किसी एक जगह पर केंद्रित ना हो पाए, यानी कि सेंट्रलाइज ना हो पाए, वो फैल जाए। तो ये तो ठीक है भाई, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर हम किसी कागज को, पेपर को धूप में, है ना बहुत धूप पड़ रही हो, मई जून की कड़ाके वाली गर्मी पड़ रही हो, धूप पड़ रही हो, और उस कागज को लेके जाएं धूप में और एक लेंस की मदद से, ये प्रैक्टिकल तो आपने बचपन में भी खुद करके देखा होगा कि एक लेंस की मदद से ना सूर्य की गर्मी को कागज पे एक ही जगह पर डालें, तो कुछ ही देर में कागज इतना गर्म हो जाता है एक ही पॉइंट पर कि वो जलना शुरू हो जाएगा, है ना। बट उसी कागज को आप उसी धूप में ऐसे ही डाल दो, सड़क पर छोड़ दो, छत पर डाल दो, कहीं भी डाल दो, तो आप पूरे दिन डाल के रखिए, उस कागज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ भले गर्म हो जाएगा बट वो जलेगा नहीं। तो इससे क्या बात पता चली? इससे बात पता चली कि अगर हीट एक ही जगह पर सेंट्रलाइज हो जाएगी तो ज्यादा डिस्ट्रक्ट करेगी, ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, एज कंपेयर टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती रहे। जिस तरीके से कागज पर, पूरे कागज पर एक जैसी गर्मी पड़ रही है, एक जैसा गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है, तो वो कागज जल नहीं रहा, हाँ गर्म जरूर हो जाएगा। तो इसी तरीके से कंप्यूटर इंजीनियर्स ने ये सोचा कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिससे गर्मी को एक ही जगह पर सेंट्रलाइज नहीं होने देंगे, तो उसी को हीट सिंक के नाम से बोल दिया जाता है। समझ में आ गया? तो सिंपल सा बस ये समझ लो, हीट को कम करने की तकनीक, कम करने की तकनीक या टेक्नोलॉजी को ही हम क्या बोलते हैं? हीट सिंक टेक्नोलॉजी के नाम से बोलते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेंशन भी होते जा रहे हैं, यानी धीरे धीरे कंप्यूटर इंजीनियर्स इसी को और ज़्यादा इंप्रूव करते हुए चले जा रहे हैं, ताकि आप किसी भी ऐसे गर्म माहौल में चले जाओ जहाँ गर्मी पहले से हो, ठीक है, और इनको चलाने से भी ये हीट हो रहे हो, तब भी ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स खराब ना हो।
समझ में आ गया? तो बस ये नोट कर लीजिए कि अगर पेपर में कभी भी क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ ब्रिज क्या है, तो इसे होस्ट ब्रिज के नाम से जाना जाता है और सीपीयू की साइड वाली भाग को ही नॉर्थ ब्रिज कह देते हैं, या फिर ऐसे कह दीजिए कि सीपीयू की साइड वाली भाग नॉर्थ ब्रिज से कनेक्टेड है। और इसमें हीट सिंक का मतलब कि हीट को कम करने की तकनीक। समझ में आ गया सभी को? अब आगे देखिए, इसी के साथ साथ है ना एक और शब्द यहाँ लिखिए, दैट इज साउथ ब्रिज। मैंने अभी आपको डायग्राम को बड़ा करके दिखाया था, तब मैंने साउथ ब्रिज भी आपको दिखाया। बेसिकली ये वो जगह है जहां पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कनेक्शन होता है, तो इसलिए ऐसा बोल दिया जाता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की साइड वाला भाग। भाई समझ रहे हैं ना, जहां पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में कनेक्टेड होंगी तो उसी साइड को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाला भाग कह दो, या फिर साउथ ब्रिज के नाम से आप बोल सकते हैं। जैसे इस साउथ ब्रिज को भी है ना एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब। बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ था और उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इनमें से इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब किसे कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं मैं उनसे पहले एग्जाम शब्द ऐसे लिख दूंगा ताकि एक आइडिया लगता रहे आपको कि हाँ ये क्वेश्चन बीते कुछ समय पहले ही पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब इनमें से किसे कहते हैं, तो ऑप्शन था, या ऑप्शन में सही आंसर था साउथ ब्रिज को। ठीक, बट लिखेंगे क्या हम यहाँ पर लिख लेंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाले भाग को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाले भाग को। समझ में आ गया? इसको क्या कहा जाता है? इसी को ही साउथ ब्रिज के नाम से बोल दिया जाता है। ठीक है, बाकी नॉलेज के लिए अगर लिखना है तो लिख लीजिए। हमारे कंप्यूटर में अगर इनपुट डिवाइसेस की बात की जाए, ये ध्यान रखिएगा इनपुट डिवाइसेस को हिंदी में आगत युक्तियां कहा जाता है, और इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण में यानी कि एग्जांपल में कीबोर्ड और माउस आते हैं। ठीक है जी, ये कीबोर्ड माउस बेसिकली हमारे कंप्यूटर में डाटा को अंदर देने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए इनको इनपुट डिवाइस के नाम से बोला जा रहा है। समझ गया ना? यानी वो डिवाइस जो डाटा को कंप्यूटर के अंदर दे रही है, तो कीबोर्ड से भी डाटा अंदर जा रहा है, माउस से भी डाटा अंदर जा रहा है, तो इसलिए इनको इनपुट डिवाइस बोल देते हैं। और अगर आउटपुट डिवाइसेस की बात की जाए, ठीक है, जिसको हिंदी में निर्गत युक्तियां कहा जाता है, निर्गत युक्तियां, ये कौन सी डिवाइस है? जैसे कि मॉनिटर स्क्रीन हो गई या फिर प्रिंटर, ये दोनों ही आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण होते हैं। ये वो डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा हमें डाटा प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है भाई? मॉनिटर स्क्रीन पर जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो हम देख पा रहे हैं ना, यानी हमें मिल रहा है, और प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंट आउट निकल रहे हैं वो भी तो हम ही को मिल रहे हैं। तो इसलिए मॉनिटर और प्रिंटर ये डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस के नाम से जानी जाती हैं। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा ताकि वो व्यक्ति जिसे कंप्यूटर का सी भी नहीं आता और वो व्यक्ति जिसे कंप्यूटर में पहले से नॉलेज है, दोनों का काम चलता रहे। जिन्हें कंप्यूटर में पहले से नॉलेज है शायद उन्हें भी ये बातें नहीं पता होंगी, वो भी जानेंगे इस बात को, और जिन्हें कंप्यूटर के बारे में सी भी नहीं पता वो भी इन बातों को जानेंगे। और इसी तरीके से लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चा ये कह रहा था कि सर इनके बारे में प्रॉपर थ्योरेटिकल नोट लिखना है हमको। नहीं, इससे इतनी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, जितने मेन पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ बस उतने ही लिख लीजिए बस। और इसमें इतना लिखना है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाले भाग को, है ना, तो इसमें बेमतलब के वो पूरी पूरी लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है कि साउथ ब्रिज को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाले भाग को कहा जाता है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। केवल मेन पॉइंट आपको लिखने हैं ताकि उन पॉइंट को पढ़ने से ही क्लियर हो जाए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो फाइनली नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज के बारे में हमें क्लियर हो गया। अब मदरबोर्ड के ऊपर आगे की तरफ देखिए, आपको एक और शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, दैट इज डी रैम मेमोरी स्लॉट। हेडिंग डालिए, डी रैम मेमोरी स्लॉट, और उसके आगे भी मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है। तो इसके बारे में मेरे को प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए ये मदरबोर्ड से डायग्राम, मतलब स्क्रीन से ही डायग्राम को हटाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अब मैं आपको क्लियर तरीके से इसके बारे में समझाता हूँ, सुनिए जरा ध्यान से। पहली बात तो ये आती है कि हमारे कंप्यूटर में रैम लगी होती है, तो आंसर है जी हाँ। हमारे कंप्यूटर में एक मेमोरी लगी हुई है जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से बोला जाता है। अब आप बोलेंगे सर इसका काम क्या है, क्यों लगी हुई है, रैम की जरूरत क्या होती है? तो एक डायग्राम है ना, आपको हमेशा दिमाग में रखना है। जब तक हमारी कंप्यूटर की क्लासेस चलेंगी तब तक ये डायग्राम हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे कंप्यूटर में सारा डेटा होता है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा बहुत तो पहले मैंने बताया आपको कि जब हम कहते हैं ना कि हमारे कंप्यूटर में कोई मूवी पड़ी है, गाने पड़े हैं, कोई पिक्चर पड़ी हुई है, कोई पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है, तो वो हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क नाम की डिवाइस में स्टोर रहता है। ठीक, हार्ड डिस्क है ना हमारे कंप्यूटर में जब डाटा आगे की तरफ भेजती है तो वो रैम में ही पहुंचता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और फिर जब रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे कंप्यूटर के, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी जब आगे डाटा भेजेगी तो वो डाटा हमारे कंप्यूटर के सीपीयू के पास पहुंचता है। किस रूप में? इनपुट के रूप में। फिर सीपीयू के द्वारा उस डाटा की प्रोसेसिंग होती है और एक आउटपुट जनरेट होता है, तब जाके वो डाटा आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा। जैसे आप अपने कंप्यूटर में कोई मूवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, कोई पीडीएफ फाइल को ओपन कर रहे हैं, तो उन फाइलों के आइकन तो आपको यहाँ दिखते होंगे मॉनिटर पर, और जैसे ही आप उन फाइलों पर क्लिक करते हैं तो फाइल पूरी स्क्रीन पे बड़ी होकर आ जाती है आपके सामने और आप देखने लगते हो। तो मान लो अगर कोई पीडीएफ फाइल आप देख रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं पीडीएफ फाइल को कंप्यूटर में, तो उस पीडीएफ फाइल का आइकन आपको मॉनिटर पे दिखाई देगा, जिस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो उस पीडीएफ फाइल का डाटा कहां से आएगा? आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से रैम में आएगा, रैम से सीपीयू में आएगा, और सीपीयू से फिर मॉनिटर स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है। ठीक है जी, तो हमारे कंप्यूटर में ये जो रैम है इसका होना जरूरी क्यों है? क्यों? क्योंकि यही वो मेमोरी है जो सीपीयू को डाटा देती है। सीपीयू को हमारे कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग भी कहा जाता है ना? तो सीपीयू को डाटा देने वाली मेमोरी कौन सी है? रैम। इसलिए हम कंप्यूटर में रैम लगा देते हैं। तो आप ये बात यहाँ लिख सकते हैं,
हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी है। ये नहीं तो सीपीयू को डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है जी। हमारे कंप्यूटर का जो दिमाग है ना, इसको डाटा भेजने के लिए सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग, मतलब हमारे कंप्यूटर का जो दिमाग है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको डाटा देने के लिए या भेजने के लिए रैम जिम्मेदार होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि हमारे कंप्यूटर के सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को देने वाले डाटा देने वाली जो रैम है ना, इसमें बेसिकली हमें दो टाइप देखने को मिलते हैं। ठीक है। एक टाइप कहलाता है डी रैम और एक टाइप कहलाता है एस रैम। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर रैम की जगह डी रैम शब्द लिखा हुआ आया है। तो डी का मतलब होता है यहाँ पर बेटा डायनामिक, कोई हिंदी नाम नहीं। एस का मतलब होता है स्टैटिक, कोई हिंदी नाम नहीं, हिंदी में कोई नाम नहीं होता, इंग्लिश में लिखा जाता है डायनेमिक और स्टैटिक। अब बात ये आती है कि सर हमारे पास जो नॉर्मल लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह होते हैं, इनमें कौन सी रैम लगी हुई आती है, डी रैम या एस रैम? तो आप इस डी रैम के साइड में या आगे लिख सकते हैं कि यही रैम कॉमर्शियल कंप्यूटर्स में लगी हुई आती है। समझ में आ गई बात? कॉमर्शियल कंप्यूटर का मतलब होता है वाणिज्यिक कंप्यूटर, यानी कि वो कंप्यूटर, ठीक है, जो मार्केट में खरीदा और बेचा जा रहा हो। यानी कि कोई कंपनी किसी कंप्यूटर को बना रही है, आप पैसे लेके जाओ मार्केट में, उसके शोरूम से उसको खरीद लाइए। तो किसी भी वस्तु का मार्केट में खरीदा और बेचा जाना, उस वस्तु का कमर्शियलाइजेशन कहलाता है, यानी कि वाणिज्यिक रूप से उपयोग में लाया जाना। तो हमारे नॉर्मल जो वाणिज्यिक कंप्यूटर या कमर्शियल कंप्यूटर हैं आपके और मेरे, इन सभी में डी रैम लगी हुई आती है। तो फिर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहाँ होती है? ये होती है बेटा स्पेशलाइज कंप्यूटर्स में, स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। हिंदी में कहा जाएगा विशेष कंप्यूटर प्रणाली, विशेष कंप्यूटर प्रणाली। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? अब फिलहाल के लिए अगर आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि विशेष कंप्यूटर प्रणाली ये हमें देखने को मिलती है एटीसी सिस्टम में। एटीसी जिसका मतलब होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम। हर एक एयरपोर्ट की बात करें, हर एक एयरपोर्ट, चाहे वो दिल्ली का आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, वहां पर भी एक एटीसी सिस्टम बना होता है जिसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम कहा जाता है। और उसी एटीसी सिस्टम से हर एक फ्लाइट का डेटा मेंटेन करते हैं। कौन सी फ्लाइट वहां से उड़ के जा रही है, टेक ऑफ कर रही है, कौन सी फ्लाइट लैंड करेगी, कौन सी फ्लाइट उनके एरिया जोन में ऊपर से उड़ के जा रही है, इन सभी को है ना कंप्यूटर के द्वारा डाटा को मेंटेन किया जाता है। और रडार सिस्टम लगा होता है, बेसिकली उसके थ्रू करते हैं काम। ठीक है जी। तो कंप्यूटर जो लगे हुए हैं ना वहां पर, वो विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जिनमें स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी लगी होती है। आप बोलेंगे सर वहां डी रैम लगा दें, तो नहीं लगा सकते। फिलहाल के लिए इतना दिमाग में रखिएगा कि डी रैम हमारे नॉर्मल साधारण कंप्यूटर में काम में आ जाती है, जबकि विशेष प्रकार के कंप्यूटर बनाए जाएंगे तो उनमें स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी काम में लाई जाएगी। ठीक है। और आगे जब कंप्यूटर मेमोरी वाला चैप्टर आएगा तब मैं डी रैम और एस रैम में बेसिक डिफरेंसेस के बारे में भी चर्चा करूंगा। फिलहाल के लिए, अभी के लिए इतना जरूरी है आपको दिमाग में रखना कि डी रैम कहां पर और एस रैम कहां पर लगी हुई होती है। ठीक है जी। अब देखो हमारे कंप्यूटर में रैम लगी कहाँ होती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाया था। रैम बेसिकली एक ऐसे स्लॉट में लगी होती है। ये मेरी जो उंगलियां हैं इनको ऐसे मान लो स्लॉट, और ये रैम है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को मदरबोर्ड पर ऐसे एक स्लॉट में लगाकर और दोनों साइड से लॉक कर दिया जाता है। तो बेसिकली रैम को जिस जगह लगाया जा रहा है उसी को मेमोरी स्लॉट के नाम से बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है डी रैम मेमोरी स्लॉट। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए। तो क्या समझ में आया मैं कि हमारे कंप्यूटर में रैम जो हमारे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है, क्यों? क्योंकि यही कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू को डाटा भेजती है। इसमें बेसिकली दो टाइप है, एस रैम और डी रैम, और हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में डी रैम लगी हुई आती है। इसे जहां लगाया जाएगा वो जगह मेमोरी स्लॉट कहलाती है। अब बात ये आती है कि सर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों लिखा है ब्रैकेट में? तो देखो इसका रीजन ये है बेटा कि हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर रैम को लगाए जाने के बेसिकली दो स्लॉट होते हैं। देखो, एक होता है स्लॉट नंबर 1 और एक होगा स्लॉट नंबर 2। तो ऐसे दो स्लॉट क्यों दिए जाते हैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर रैम को लगाने के लिए? एक ही हो सकता था, एक ही काम में आ जाता, तो ऐसा नहीं है। सुनिए जरा रीजन क्या है दो स्लॉट लगाने के। देखो, जब है ना आपके कंप्यूटर में आपको ऐसा पता चले कि रैम लगी हुई है 1 जीबी की, रैम लगी हुई है 1 जीबी की, या रैम लगी है 2 जीबी की, या रैम लगी है 4 जीबी की, 8 जीबी की, 16 जीबी की, 32 जीबी की, ऐसे कोई नंबर्स अगर आपको दिखाई व सुनाई दें, तब तो समझ जाना कि हमारे कंप्यूटर में रैम को लगाए जाने के केवल एक ही स्लॉट, मतलब रैम को लगाए जाने के लिए केवल एक ही स्लॉट काफी है। ठीक है। बट अगर कभी इस सीरीज से हटके कोई नंबर आपको दिखाई दे रैम के केस में, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक फोन आया था ओप्पो का, ओप्पो कंपनी का एक स्मार्टफोन आया, लॉन्च हुआ, जिसमें यह कहा गया कि आपके कंप्यूटर में, मतलब आपके फोन में 10 जीबी की रैम आई है, ऐसा कुछ बोला गया था। ठीक है, 10 जीबी की रैम है। या चलो इस एग्जाम्पल को बाद में बताऊंगा आपको, एक फोन का एग्जाम्पल बताता हूँ सिंपल सा। सैमसंग कंपनी का है ना एक फोन आया था कुछ समय पहले, और उस फोन का नाम था बेटा सैमसंग गैलेक्सी J6, और उस फोन में यह कहा गया कि 6 जीबी की रैम है, 6 जीबी की रैम। तो क्या 6 जीबी की रैम बनाई जा सकती है कंप्यूटर के केस में? तो आप बोलेंगे सर ये जो नंबर्स हैं ये तो हमने देखे और सुने हैं कंप्यूटर के केस में, 1 2 4 8 16 32, बट हमने 6 तो कभी कंप्यूटर के केस में नहीं देखा। जबकि कंप्यूटर कह लो या स्मार्टफोन कह लो, एक ही बात है। ठीक है, कोई ये ना कहना कि सर स्मार्टफोन का एग्जाम्पल दे रहे हो, वो पढ़ा आप कंप्यूटर हो, क्योंकि स्मार्टफोन भी कंप्यूटर ही होता है। जो हमारे कंप्यूटर में पूरा कॉन्सेप्ट है वही हमारे स्मार्टफोन के अंदर भी पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो स्मार्टफोन के अंदर 6 जीबी की रैम लगी हुई आई, तो ये 6 जीबी बना कैसे, ये 6 जीबी हुआ कैसे? तो इसे बनाने के लिए बेसिकली क्या किया गया होगा कि स्लॉट नंबर 1 में 4 जीबी की और स्लॉट नंबर 2 में 2 जीबी की रैम लगाई गई होगी, जिससे ये कहा जा रहा होगा कि फोन के अंदर 6 जीबी की रैम है।
आप बोलेंगे सर 6 GB बना नहीं सकते? नहीं, नहीं बन सकता, क्योंकि 6 GB की रैम अगर बनाने की कोशिश की गई तो कंप्यूटर का जो कोर कॉन्सेप्ट है, बाइनरी का जो कॉन्सेप्ट होता है, 0 1 का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअली ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 2 की पावर n की वैल्यूज होती हैं। जैसे 2 की पावर n में 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 की पावर n में 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 में मतलब 2 की पावर n में 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, और 2 की पावर n में 3 पुट करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएं और ये पावर लगाते जाएं तो हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? तो बाइनरी का जो कॉन्सेप्ट है, यानी 2 का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसकी पावर में n रखकर और n की वैल्यू 0 1 2 3 आप फिट करते चले जाएं तो आपको यही वाली सीरीज देखने को मिलेगी। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि कंप्यूटर की जितनी भी मेमोरी या कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर वगैरह हम खरीदते हैं, वहां पर हमें यही नंबर देखने को मिलते हैं ज्यादातर, है ना। ऐसे नंबर बहुत कम देखने को मिलेंगे, और ऐसा मिलता भी है तो उसके पीछे जुगाड़ की जाती है इस तरीके की। समझ गए? आप मेमोरी कार्ड खरीदने जाओ 16 GB का, 32 GB का, 64 GB का, ऐसे मिलेगा। क्यों 60 GB का मेमोरी कार्ड नहीं आता? पेन ड्राइव लेने जाओ आप 16 GB की, 32 GB की, 64 GB की पेन ड्राइव मिलेगी। क्यों है ना 10 GB की पेन ड्राइव नहीं आती? क्यों मार्केट में ना 13 GB की पेन ड्राइव नहीं आती, 14 GB की पेन ड्राइव नहीं आती? तो कोई तो लॉजिक होगा। तो जो नॉर्मल पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड हो गए, इन सब के केस में तो आपको यही वाले ही नंबर देखने को मिलेंगे जो ऊपर लिखे हैं। बट जैसे कंप्यूटर के केस में ना, किसी जैसे रैम की बात करें तो वहां ये नंबर अलग देखने को मिल सकते हैं। उसका लॉजिक क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी ये क्वेश्चन पूछा था, एक बच्चे ने सही आंसर भी दिया है। जैसे अगर मान लो ये कहा जाए कि 10 GB की रैम है, ऐसे कहा जा रहा है कि टोटल मिला के 10 GB की रैम आई है, तो 10 GB बन सकता है? नहीं, 10 GB की रैम कभी नहीं बन सकती। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 8 GB की रैम और 2 GB की रैम लगानी पड़ेगी, तब जाके होगा 10 GB, यानी 8 ये रहा और 2 ये रहा। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने ये भी पूछा है कि सर क्या केवल एक ही स्लॉट इस्तेमाल में लाया जा सकता है? हाँ, जैसे मान लो अगर 8 GB की रैम लगी हुई है आपके कंप्यूटर में, तो फिर क्या होगा? स्लॉट नंबर 2 खाली रहेगा, टोटल 8 GB की लगी हुई है बस। ठीक है, इस तरीके से रैम के जो स्लॉट्स हैं वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जितनी कंप्यूटर में रैम लगी हुई आई है, क्या हम उस रैम को बढ़वा भी सकते हैं? जैसे 8 GB आई है तो ज़्यादा करवा सकता हूँ मैं? हाँ, ऐसे भी करवा सकता है। तो कोई नई रैम लेके आओगे, उसे स्लॉट नंबर 2 में लगा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज हो सकता है, बन सकता है कि रैम के टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स मिनिमम और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं किसी भी मदरबोर्ड पर। तो लिख लीजिए बेटा इस पॉइंट को साइड में कहीं भी, कि मिनिमम स्लॉट की बात करेंगे तो 2 तो होंगे होंगे, और मैक्सिमम स्लॉट की बात करेंगे तो ये 32 हो सकते हैं। ये 32 स्लॉट्स रैम के किसी मदरबोर्ड के ऊपर तभी हो सकते हैं जब बात किसी सर्वर कंप्यूटर की चल रही हो, जैसे गूगल का सर्वर कंप्यूटर, फेसबुक का सर्वर कंप्यूटर, है ना, व्हाट्सएप का सर्वर कंप्यूटर, यूट्यूब का सर्वर कंप्यूटर। इनके जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें, जो कि जनरल अमेरिका में ही है, तो वहां जो रैम लगाई गई होंगी मदरबोर्ड के ऊपर, उनके मदरबोर्ड पर 32 स्लॉट्स हो सकते हैं रैम को लगाए जाने के। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो नॉलेज वाला पॉइंट था। इसको आप लिख लीजिए कि किसी भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 32 स्लॉट्स हो सकते हैं। ये भी अभी एक पेपर हुआ था, वहां क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे सबके बारे में बताता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लो। रैम हमारे कंप्यूटर की मुख्य यानी मेन मेमोरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सीपीयू को डाटा देती है। ठीक है जी। और रैम के अंदर है ना बेसिकली 2 टाइप देखने को मिलेंगे, डी रैम और एस रैम, जिसमें से नॉर्मल हमारे कंप्यूटर्स में, आपके हमारे कंप्यूटर्स में डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी लगी हुई आती है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं और डायग्राम को मैं आपके सामने एक बार फिर से ले आता हूं। देखो जी, ये बात समझ में आ गई सभी को? चलिए, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, 20 पिन ATX पावर कनेक्टर। इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। 20 पिंस। अच्छा, एक काम और कीजिए, यहाँ पर 20 की जगह ना ब्रैकेट में 24 भी लिख लीजिए। ऐसे लिख लो 20 और 24 पिंस, और आगे क्या लिखा है, ATX पावर कनेक्टर। ATX पावर कनेक्टर, अभी सभी के बारे में समझाऊंगा, ध्यान से सुनते जाइए, देखते जाइए और लिखते जाइए। देखो बेटा, सबसे पहली बात ये आती है कि ये 20 या 24 पिन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। पिन कहाँ से आ गई भाई यहाँ पर? तो मैं आपको बता दूं, देखो आपने ना कभी मोबाइल फोन का चार्जर देखा है? आप मोबाइल फोन के चार्जर में देखना, मैं आपके सामने अभी दिखाता हूँ। देखो बेटा, ये मोबाइल फोन का चार्जर है, ठीक। तो इस चार्जर में आपने नोटिस कभी किया हो, नहीं किया तो आज ही करके देखना। इसे चार्जर या एडेप्टर बोलते हैं, और इसमें यहाँ देखना गौर से, 1 2 3 4 कुछ 4 पिन जैसी दिखाई दे रही है। और इधर साइड में भी देखना, यहाँ पर भी 1 2 3 4 यानी 4 पिन यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। बेसिकली जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसमें ये कहा जाता है कि ये यहाँ जहाँ पर ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं USB फीमेल कनेक्टर। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, यही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये वाले पॉइंट को बोलते हैं USB मेल कनेक्टर। तो जब इस USB फीमेल कनेक्टर से मेल कनेक्टर को कनेक्ट किया जाता है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर 4 पिन मेल कनेक्टर की, 4 पिन फीमेल कनेक्टर से चिपक जाती हैं, और फिर ये करंट या सिग्नल बोल दीजिए फ्लो होना या इधर से उधर जाना शुरू हो जाता है। अब समझ में आ गया? तो इस तरीके से कनेक्शन बनाया जाता है, और कनेक्शन जिससे बनेगा उसे कनेक्टर के नाम से बोल देंगे। तो बेसिकली यहाँ जो कनेक्टर शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है वो है USB कनेक्टर।
यहाँ पर भी यूएसबी कनेक्टर है और ये भी यूएसबी कनेक्टर है जो आप यूज कर रहे होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ऐसे है ना, हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर है ना पावर सप्लाई देने के लिए, मतलब इतनी बड़ी प्लेट है ये और इस प्लेट पर ढेर सारी चीजें लगी हुई हैं, इनको बिजली पावर सप्लाई मिलनी चाहिए, हाँ, तो वो किसी न किसी जगह से तो मिलेगी। तो जिस जगह होकर बिजली पावर सप्लाई कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर आती है और फिर पूरे मदरबोर्ड पर फैला दी जाती है या भेज दी जाती है, उस कनेक्टर को ATX पावर कनेक्टर के नाम से बोला जाता है। पहले ATX पावर कनेक्टर में टोटल 20 पिन आया करती थी, यानी 20 पिन का कनेक्टर होता था। जैसे अभी यूएसबी का मैंने कॉन्सेप्ट दिखाया मोबाइल फोन के चार्जर का, उसमें 4 पिन का कनेक्टर होता है। यहाँ पहले 20 का आता था, बट अभी 24 पिन का पावर कनेक्टर आता है। तो इसलिए यहाँ पर पिन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब समझ में आ गई बात या नहीं? तो सिंपल सा एक शब्द लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, 20 या 24 पिन पावर कनेक्टर का मतलब मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने वाला कनेक्टर। मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने वाला, मतलब इसी कनेक्टर के थ्रू है ना पूरे कंप्यूटर के मदरबोर्ड को बिजली पावर सप्लाई मिलेगी। बाकी यहाँ पर ATX शब्द और लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म भी होता है, वो भी आप नोट कर लीजिए। इसको एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट के नाम से बोला जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ओहो, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड के नाम से बोलेंगे। एक्स लिखा हुआ है ना, हाँ ATX है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। क्लियर है? वो मैंने जो लिखा था एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, वो भी होता है, वो गलत नहीं था। वो बेसिकली कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के केस में वो नाम आता है, हार्ड डिस्क के टाइप होते हैं, उसमें नाम आता है ATA, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, वरना यहाँ पर जो ATX की फुल फॉर्म लिख लीजिए, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। समझ में आ गया? पहले तो आप कमेंट सेक्शन में सारे लोग ये बताइए कि यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर हुई है नहीं, क्योंकि एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते जा रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से सिंपल भाषा में आपको समझाते जा रहा हूँ। आप देखते जाइए, नोट करते जाइए, कोई डाउट है तो पूछते जाइए। एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ठीक। एक बच्चे ने पूछा है कि सर ये एक्स, लास्ट वाला एक्स का क्या मीनिंग है? देखो, वैसे तो इस एक्स का मतलब एक्सटेंडेड ही है, बट जनरली वो लिखा हुआ ऐसे होता है, ये भी मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ऐसे लिखा होता है एक्सटेंडेड, ठीक है ना, ATX। तो इसलिए इसका नाम डाला हुआ है, या इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? अच्छा, मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि दुनिया का सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था जिसको मार्केट में ना खरीदा और बेचा गया, ये पूछना चाह रहे हो? देखो, एक सबसे पहला जो कॉमर्शियल कंप्यूटर कंसीडर किया जाता है ना, वो करते हैं P6060 ओलिवेट्टी के नाम से। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ना जब हिस्ट्री एंड जनरेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये बात क्लियर करके बता दूंगा कि दुनिया का सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर का नाम क्या था, दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसे कंसीडर किया जाता है, दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसे कहा जाता है, दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या है, दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या है, ठीक है, दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल कंप्यूटर का नाम क्या था, वो सब बातें आपको है ना सब समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ओलिवेट्टी का क्या कॉन्सेप्ट था, P6060 का कॉन्सेप्ट क्या था, वो सब समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसके बाद एक छोटा सा एक क्लास का चैप्टर और होगा मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट्स। उसके बाद थर्ड जो चैप्टर होगा हमारा वो हिस्ट्री जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वाला ही है, वहाँ ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। समझ आ गया? चलो जी अब आगे देखिए। इसके बाद है ना आप मदरबोर्ड पर देख पा रहे होंगे, देखो मदरबोर्ड पे आप देख पा रहे हैं आगे लिखा हुआ CPU फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट, ठीक है, और एक और पॉइंट लिखा हुआ CPU सॉकेट। इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, या चलो एक एक करके लिख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ CPU फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट, ठीक है जी। अब देखो वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। ठीक है, देखो CPU फैन का मतलब क्या होगा, CPU फैन का मतलब हो गया CPU को ठंडा रखने वाला पंखा। फैन का मतलब यहाँ पर सिंपल सा पंखा ही होता है। ठीक, तो ओवरऑल कंप्यूटर के मदरबोर्ड को या ओवरऑल कंप्यूटर की जो गर्मी है ना उसको बाहर निकालने के लिए भी एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं। आपको मैंने बताया ना कि हमारे साइड में खड़े हुए डब्बे जिसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है, उसमें SMPS में भी एक एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है जो SMPS की गर्मी को बाहर फेंक रहा है, और भी जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनके भी अलग अलग एग्जॉस्ट फैन टाइप के होते हैं जो गर्मी को बाहर निकालते रहते हैं। ये एग्जॉस्ट फैन वैसे हो गए जैसे हमारे घर में किचन में एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, है ना, किचन की गर्मी को बाहर निकालने के लिए, या किसी टॉयलेट में भी एग्जॉस्ट फैन हो सकता है जो वहाँ की गर्मी को, वहाँ की स्मेल को बाहर निकालता है। तो इसी तरीके से कई सारे एग्जॉस्ट फैन है ना लगे होते हैं, और CPU का भी अपना एक अलग से एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है जो कि CPU की गर्मी को कम करता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट लिखा हुआ है, मतलब हीट सिंक दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर है जी हाँ। हीट सिंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल CPU को
अलग से ठंडा रखने के लिए भी इस्तेमाल में लाई जाती है टेक्नोलॉजी। मतलब एक तो ओवरऑल मदरबोर्ड का हीट सिंक अलग है, जो नॉर्थ ब्रिज के केस में मैंने आपको बताया, और एक सीपीयू का अलग से हीट सिंक बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सीपीयू है कंप्यूटर का दिमाग, ये और जल्दी गर्म हो जाता है। वो कहावत है ना कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सैल हो, गुस्से में रहने वाला व्यक्ति हो, तो उसे कहा जाता है भाई इससे है ना उल्टी सीधी बात मत करना, इसका दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो दिमाग जैसे इंसानों का बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब उसे गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी, तो उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर का जो दिमाग है यानी सीपीयू, ये भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसको अलग से ठंडा रखने की तकनीक को हीट सिंक टेक्नोलॉजी या हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट कह दिया जाता है। माउंटिंग पॉइंट तो शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो चीज यहाँ पर लगाई गई है। माउंट करने का मतलब होता है लगाया जाना, ठीक है। तो सीपीयू फैन और हीट सिंक जहां पर लगाया गया है उस जगह को माउंटिंग पॉइंट के नाम से बोल देते हैं। तो बस यहाँ पर इतना लिखेंगे, सीपीयू को ठंडा रखने की तकनीक, सीपीयू को ठंडा रखने की तकनीक। बताइए ये बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है। और एक पॉइंट और लिखा हुआ है दैट इज सीपीयू सॉकेट। तो बेटा देखो, सीपीयू सॉकेट बेसिकली सीपीयू को लगाए जाने वाली लोकेशन को कहते हैं। सीपीयू को प्लेस किए जाने का स्थान, प्लेस किए जाने का स्थान या लोकेशन, यानी हम प्रॉपर इंग्लिश में ये कह सकते हैं इट इज अ प्लेस वेयर सीपीयू सीपीयू प्लेस्ड, ऐसे बोल सकते हैं। यानी वो स्थान जहां पर सीपीयू को रखा जाता है, सीपीयू को लगाया जाता है, उसको सीपीयू सॉकेट के नाम से बोल देते हैं। समझ में आ गई बात? तो आप देख रहे होंगे जो डायग्राम में एक व्हाइट कलर का चौकोर सा आपको जगह दिखाई दे रही है, इसी को सीपीयू सॉकेट बोल देते हैं, और उसके बीचों बीच में जो जगह दिख रही है वहां पर सीपीयू को लगाया जाता है या फंसा दिया जाता है। सीपीयू के केस में मैं आपको बता दूं, पहले सीपीयू आते थे कुछ इस तरीके के, यानी ये सीपीयू नाम की अगर कोई आईसी चिप है तो इसके चारों ओर पिन होती थी, और इन्हीं पिन को सीपीयू सॉकेट में फंसा दिया जाता था, जिससे ये कनेक्ट होकर काम करता था। ये पुरानी तकनीक थी। बट आज के समय ना सीपीयू केवल नॉर्मली ऐसे आता है, यानी पहले तो पिन वाला होता था, अब होता है पेस्टिंग वाला। मतलब सीपीयू को मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू सॉकेट में पेस्ट कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, उसी से कनेक्ट होकर काम करना शुरू कर देता है। तो ये चारों तरफ पिन होती थी जो कि सीपीयू सॉकेट में कनेक्ट कर दी जाती थी। ठीक है जी। तो आई होप सो कि मैंने आज की क्लास में जो आपको समझाया मदरबोर्ड के बारे में वो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो आधा पार्ट है ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक, फिर से रिवाइज करा देता हूँ, कोई डाउट है तो फटाफट जल्दी से पूछिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 1.25 घंटे की क्लास रखेंगे डेली थ्योरेटिकल, और लास्ट के 10 से 15 मिनट रखेंगे डाउट सेशन के लिए। जो डाउट पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। तो एक बार मैं जल्दी से रिवीजन भी करा रहा हूँ और आप अपने डाउट लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैंने नॉर्थ ब्रिज विद हीट सिंक के बारे में, साउथ ब्रिज के बारे में, आईडीई कनेक्ट, ओहो एक पॉइंट रह गया बेटा, आईडीई कनेक्टर, ये किसी ने ध्यान भी नहीं दिलवाया। चलो इसे बता दूं, ये छूट ही जाएगा वरना अगली क्लास में ध्यान नहीं रहेगा हमें। देखो एक शब्द रह गया यहाँ पर, आईडीई कनेक्टर, ये क्या होता है इसे और देख लेते हैं। आईडीई कनेक्टर लिखा हुआ बेटा नॉर्थ ब्रिज के नीचे। देखो आईडीई कनेक्टर का बेसिकली मतलब ये होता है कि कनेक्टर, और इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 2 लिख रहा होगा, 2 लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो आप ये समझ लो, सबसे पहले तो आईडीई की फुल फॉर्म लिख लो। आईडीई की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी फुल फॉर्म है। ठीक, अब ये होता क्या है बेसिकली, ये वो कनेक्टर तो समझ गए ना, कनेक्टर का मीनिंग क्या है? कनेक्टर का मतलब जहां कोई कनेक्शन बनाया जा रहा हो, जैसे मैंने मोबाइल फोन के चार्जर का कनेक्शन और कनेक्टर दिखाया अभी आपको। तो बेसिकली आईडी कनेक्टर क्या होता है, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का डाटा रैम में पहुंचाने के लिए, डायग्राम देख रहे हो ना, मैंने आपको बोला था ना कि डायग्राम हमेशा याद रखिएगा लास्ट तक, क्योंकि ये डायग्राम बहुत बार बनाया जाएगा। हमारे कंप्यूटर का डाटा किसमें? हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क से रैम में पहुंचेगा, रैम से सीपीयू में, सीपीयू से मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाया जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो हमारे कंप्यूटर का सीपीयू और रैम है, ठीक है, मैं इस डायग्राम को हटा के फिर समझाता हूँ। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे कंप्यूटर का सीपीयू और रैम, ये दोनों तो है ना होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए, ये दोनों तो स्थित होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है जी। ठीक, बट कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है ना मदरबोर्ड पे नहीं होती, हार्ड डिस्क अलग अलग लगी हुई है, इतनी बड़ी डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के अंदर लगी रहती है। तो इस हार्ड डिस्क का डाटा अगर मेरे को रैम में भेजना है तो सब इसका मतलब यही तो हो गया कि मदरबोर्ड पे भेजना पड़ेगा पहले, है ना। और जहां मदरबोर्ड पर कनेक्शन हार्ड डिस्क का दिया जाएगा, उसी कनेक्शन में लगे हुए कनेक्टर को आईडीई कनेक्टर के नाम से बोल दिया जाता है। अब समझ में आ गया या नहीं? तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का डाटा, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का डाटा, समझ में आ रहा है? का डाटा रैम में भेजने वाला कनेक्टर, हार्ड डिस्क का डाटा रैम में भेजने वाला कनेक्टर, ठीक है। अगर यहाँ पर रैम शब्द लिखा हुआ नहीं आए तो मदरबोर्ड भी आ सकता है, क्योंकि सबसे पहले हार्ड डिस्क का डाटा मदरबोर्ड पे ही तो आएगा, और मदरबोर्ड पे पहुंचेगा कहाँ पर? किसके थ्रू आएगा? आईडी कनेक्टर के थ्रू, और उस आईडी कनेक्टर से फिर उस डाटा को रैम के पास पहुंचा दिया जाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, हार्ड डिस्क का डाटा रैम में भेजने वाला कनेक्टर, हार्ड डिस्क के डाटा को, ऐसे लिखिए, हार्ड डिस्क के डाटा को रैम में भेजने वाला कनेक्टर। समझ आ गया? लिख लीजिए इसको, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है ना, हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे नहीं होती, वो अलग लगी होती है। तो अलग लगी हुई हार्ड डिस्क का डाटा कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे पहुंचना चाहिए, और मदरबोर्ड पे फिर लगी हुई रैम में पहुंचना चाहिए, क्योंकि रैम में नहीं पहुंचेगा तो सीपीयू तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए आईडी कनेक्टर के द्वारा ये पहुंचा दिया जाता है। एक बात और ध्यान रखिए कि ऐसे 2 कनेक्टर हो सकते हैं, ये तब की कंडीशन है जब आपके कंप्यूटर में 2 हार्ड डिस्क लगी हो। जैसे ये हार्ड डिस्क नंबर 1 लगी है, और ऐसे ही मान लो यहाँ पर एक हार्ड डिस्क नंबर 2 लगा दिया आपने, मान लो आपको जरूरत पड़ रही है तो आपने 2 हार्ड डिस्क लगा दी, तो इन दोनों के कनेक्शन ऐसे ही बनाने पड़ेंगे आपको।
मतलब हार्ड डिस्क नंबर 2 का भी डाटा अगर रैम तक भेजना है आपको तो वो भी आईडीई कनेक्टर के द्वारा ही जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया सभी को? नोट कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है जी, तो फाइनली जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कमेंट सेक्शन में सभी लोगों ने लिखा है कि सर, हाँ सभी लोगों ने कहा सर नो डाउट। एक बच्चे ने लिखा सर आपने रक्षाबंधन नहीं बनाया बनाया। नहीं, मैंने भी सेलिब्रेट किया था। मेरी मतलब सिस्टर है, उनसे राखी बनवाई थी मैंने। पहले इसे खत्म कर दूं फिर आपके डाउट लूंगा, ठीक है? ये हो गया, इसमें आप कुछ बचा तो है नहीं, इतना ही पॉइंट याद रखना है आपको। बाकी एक पॉइंट और लिखना है तो लिख लो, इसका एक नया वर्जन भी आ गया है जिसको EIDE कह दिया जाता है, ऐसे कैपिटल में लिख लो। इसका एक नया वर्जन आ गया EIDE, हो सकता है कभी फुल फॉर्म में आ जाए। तो ई का मतलब है यहाँ पर एनहेंस्ड, एनहेंस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। बस ये पॉइंट और लिख लीजिए। और आज की क्लास, आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। तो बेसिकली मदरबोर्ड का जो आधा डायग्राम था वो मैंने ना आपको क्लियर करा दिया। अब अगली नेक्स्ट क्लास में जो आधा वाला पार्ट है वो और इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बताऊंगा अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, तो आज की क्लास और आज की सभा यहीं समाप्त होती है। अब जो पूछना जल्दी फटाफट पूछते जाइए। और जाते जाते मैं यही बोलूंगा आप सभी लोगों को कि एमसीक्यू आप पढ़ते रहिए, जैसे ही आपको समय मिले एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। तो पहले तो मेरे सोर्सेज से करना है, यानी मेरे यूट्यूब चैनल से और मेरे टेलीग्राम चैनल से। अगर वहां से नहीं कर रहे हैं आप, कहीं और से भी कर रहे हैं तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं हो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए, फोटो खींचकर या स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को भेज दीजिए, जैसे ही समय मिलेगा मैं रिप्लाई करता जाऊंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे करना, और व्हाट्सएप नंबर मैंने क्लास की शुरुआत में आपको दिया ही था। ठीक, चलिए। एक बच्चे ने ये पूछा है कि सर, हाँ आपने रक्षाबंधन नहीं मनाया। देखो रक्षाबंधन का मतलब शायद आप ऐसे समझ रहे होंगे कि मेरे हाथ में आपको राखी बंधी हुई दिखाई नहीं दे रही होगी। एक्चुअली बात यह है, देखो मैं एक पूरे दिन, पूरा एक दिन जो रक्षाबंधन का होता है उस दिन तो राखी बांध लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही 12 बजते हैं उसके बाद मैं राखी को उतार कर एक किसी सही जगह पर रख देता हूँ। ठीक है, वो कोई सही जगह होगी जो मेरे को लगती है, मेरी अलमारी भी हो सकती है। क्योंकि मेरे को है ना थोड़ी सी मतलब एलर्जी टाइप की है वाटर से। एक्चुअली हमारे यहाँ ना हाथ बहुत बार धुलते रहते हैं, मेरे तो ज़्यादा ही धुलते रहते हैं क्योंकि मैं नॉर्मल है ना इंक वाले बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो इसमें ना हाथ मेरे थोड़े काले काले हो जाते हैं इंक की वजह से, तो मैं बार बार हाथ धोता रहता हूँ। ठीक है, तो फिर वो गीला हो जाता है बार बार, तो मेरे को अजीब सा लगने लगता है, इस वजह से मैं राखी को उतार कर रख देता हूँ। ठीक है, और क्या पूछा है? एक बच्चे ने पूछा है सर ये बताइए कि पूरा फोकस आरपीएफ दिल्ली पुलिस और एसएससी पर है। ठीक है जी, बट ये बताओ कि मेरा पूरा फोकस आरपीएफ दिल्ली पुलिस एसएससी पर है, तो बट राजस्थान में सीटी का एग्जाम है सितंबर में, तो फैमिली फोर्स कर रही है कि सीटी के लिए, तो मेरे को क्या करना चाहिए? देखिए बात यह है ना कि आपका कोई एग्जाम है जो आपकी ड्रीम जॉब है। ठीक है, मैं सभी के कमेंट लूंगा, एक एक करके सभी के बारे में बता दूं। पहले आपकी जो ड्रीम जॉब है और आपको उसी में जाना है, तो फोकस तो उसी पे होना चाहिए। बट अगर इस बीच में जैसे आपके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि राजस्थान सीटी का भी एग्जाम दे दो, उसकी तैयारी आपकी ड्रीम जॉब की तैयारी से मैच कर रही है, तो दे दो, क्या दिक्कत आ रही है? एग्जाम ही तो देना है आपको, घर वालों की खुशी के लिए एग्जाम देना, और एग्जाम देने में क्या है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही गेन करोगे, है नहीं? बट सिलेबस सेम होना चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है और कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, बैंक में उसे पीओ या क्लर्क बनना है, और कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, दोनों का सिलेबस अलग है। भले सब्जेक्ट के नाम एक जैसे हो कि यहाँ भी मैथ आएगी, यहाँ भी मैथ आएगी, यहाँ भी इंग्लिश है, यहाँ भी इंग्लिश है, बट पैटर्न अलग अलग है। तो कोई ये कहे कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा ड्रीम जॉब एसएससी है, और फिर घर वाले कहते हैं नहीं बैंक की कर, तो फिर वहां दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बाकी मिलता जुलता ही सिलेबस किसी एग्जाम का है तो एग्जाम दे दो, क्या दिक्कत आ रही है? फोकस अपने एग्जाम पे ही रखिए जो आपकी ड्रीम जॉब है। एक बच्चे ने लिखा सर एनी सजेशन फॉर वीओडी क्लासेस, माई एग्जाम इन सितंबर एंड। आप है ना वीओडी क्लास में भी अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ये बात मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताई थी। और ज्यादा से ज्यादा जो अंतर आता है लाइव और वीओडी क्लास में वो होता है 10 से 20% का बस। वो भी जो एग्जाम होते रहते हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपने कंटेंट में थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, किसी चीज पे ज्यादा फोकस करना है, किसी पे कम करना है। ठीक है, यही हो सकता है, वरना बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, वीओडी क्लासेस से भी अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। एक बच्चे ने लिखा सर पेन ड्राइव यूएसबी ड्राइव एक हार्ड डिस्क हो सकता है क्या? पेन ड्राइव और यूएसबी ड्राइव, देखो पेन ड्राइव हार्ड डिस्क तो नहीं होती, पेन ड्राइव जो होती है उसको हार्ड डिस्क तो नहीं बोल सकते हैं। बाकी जो यूएसबी ड्राइव आप लिख रहे हैं ना, वो किस लिए लिख रहे हो? पेन ड्राइव के लिए ही, या फिर आपने ऑब्लिक लगा के लिखा है सत्यनारायण जी पेन ड्राइव और यूएसबी ड्राइव, तो ये पेन ड्राइव कह दो या यूएसबी ड्राइव कह दो, एक ही बात है। वैसे यूएसबी ड्राइव जो शब्द लिखा है ना, ये हार्ड डिस्क के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पता है कैसे? जो हार्ड डिस्क हम कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट करते हैं, जिनको एक्सटर्नल डिवाइस कहा जाता है या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहा जाता है, तो उन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को आप अपने कंप्यूटर में किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे? यूएसबी के थ्रू। देखो समझाता हूं, देखो अगर मेरे पास कोई हार्ड डिस्क है जो मैं कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट कर रहा हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक कंप्यूटर में अंदर लगी रहती है, जो ये वाला हो गया है ना, एक कंप्यूटर में मैं बाहर से भी हार्ड डिस्क लगा सकता हूं, जैसे पेन ड्राइव कनेक्ट होती है। बट अगर मैं बाहर से कोई हार्ड डिस्क लगा रहा हूं अपने कंप्यूटर में, तो वो जिस कनेक्टर से या पोर्ट से कनेक्ट की जाएगी उसे क्या बोलेंगे? उसे यूएसबी पोर्ट या यूएसबी कनेक्टर कहा जाता है। तो फिर मैं यहाँ ये कह सकता हूँ ना, एक्सटर्नल यूएसबी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क नहीं कहना तो हार्ड ड्राइव शब्द इस्तेमाल कर सकते हो।
तो आपने क्या लिखा है, यूएसबी ड्राइव। तो बेसिकली यहाँ पर अगर ये शब्द काट दिए जाए तो दोनों बचेंगे ना, फिर यूएसबी ड्राइव, ये दोनों शब्द बचे। तो ऐसा हो सकता है कि जो आप यूएसबी ड्राइव शब्द लिख रहे हैं वो यही वाला शब्द हो पूरा, जिसमें से शब्दों को काट पीट के आप बोल रहे हैं। तब कह सकते हैं कि कोई यूएसबी ड्राइव हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव हो सकती है। ऐसे ये भी तब होता है जब क्वेश्चन और ऑप्शन को देखकर पता चले कि उसमें क्या लिखा हुआ है, या हमारा कॉमन सेंस इतना तेज है कि हम समझ जाएं कि ये पूछ रहा है तो ये भी हो सकता है। बाकी पेन ड्राइव को हम हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव नहीं कह सकते। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद,